राहुल सर। राहुल सर क्या कार्य पे जुड़े हुए हैं? हाँ शिवानंद जी। हमें लगता है कि हाँ सर प्लीज। हाँ। शिवानंद जी, अ, क्या मेरी आवाज आ रही आज है? के विषय। हाँ सर, आपकी आवाज आ जी। रही, वीडियो नहीं आ रहा है। जी हाँ, ठीक है। वो एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रहा था, तो इसमें देखिए, खास तौर से मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जो पूरा सिस्टम है उसको चेंज करने की जरूरत है। और इतना फ्लॉड सिस्टम है। आप लोग बार बार वो कोर्ट रूम और जजेस की बात कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इवन जो म्यूचुअल कंसेंट से जो डाइवोर्स होता है, वो मतलब जो अभी जो इन सज्जन ने जो पूरी बात कही है, इतना अपराधी जैसा फील कराया जाता है। भाई क्राइम क्या है? दो लोग म्यूचुअली कंसेंट कर रहे हैं कि भाई हमें डाइवोर्स चाहिए। अपराधियों की तरह उन्हें खड़ा होना पड़ता है। पेशकार उनका नाम पुकारता है। और जज साहब ऐसे ट्रीट करते जैसे कि पेटी क्रिमिनल से डील कर रहे हो। मतलब वो आप उनकी लैंग्वेज देखिए। और मैंने तो देखा है वहां पर कोर्ट रूम में जिस तरह से बात की जाती है। मतलब वहां पर जजेस जो हैं, वो ऐसे, एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि साहब, मेरी जो है वो सैलरी नहीं है, अभी मैं जॉबलेस हूँ, तो मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। तो जज साहब कहते हैं आप चोरी करिए, डाका डालिए। कहाँ से ला रहे? लाइए तो जेल में डाल दूंगा। उसने थोड़ा सा बोला कुछ, तो उसको विटनेस बॉक्स में खड़ा कर दिया। क्राइम इसमें वो जहाँ जो क्रिमिनल्स को खड़ा करते हैं, एक बॉक्स बना हुआ रहता है, बोलते हैं उसमें जाके खड़े हो जाओ। तो वहां जाके खड़े हो जाइए। गार्ड लगा दिए वहां पर। मतलब इस तरह का पेटी क्रिमिनल वाला जो ट्रीटमेंट है। जजेस, मेरा कहना है कि भाई हिंदी में एक कहावत है, वो मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। वही वही बात है, अगर मियाँ बीबी राजी नहीं है तो क्या करेगा काजी। सिमिलर उसी लाइन पर ये है। और दूसरा, आप देखिए वेस्टर्न कंट्रीज में वाई इट इज इजियर टू गेट डाइवोर्स। यहाँ हमारा सिस्टम इतना फ्लॉड है। यहाँ ठीक है, यहाँ उस वजह से डाइवोर्स रेट कम है। लेकिन मेरा कहना है कि आप देखो मीडिएशन सेंटर में भी देखिए, जिस तरह से जो लोग डील करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ किया जाना बाकी किया जाना है। और क्योंकि सिस्टम जब तक ये कोर्ट रूम, जो टिपिकल कोर्ट रूम जजेस चला रहे हैं, क्योंकि वही जजेस जो हैं दूसरे केसेस भी देख रहे हैं, फिर उनका एलिवेशन हो रहा है, वो क्रिमिनल केसेस भी देख रहे हैं, तो वो सबको एक जैसा ट्रीट करते हैं। और वो वहां जाना ही अपने आप में इतना ह्यूमिलेटिंग होता है। तो वो मुझे लगता है कि इसमें काफी कुछ चीज बदलाव करने की जरूरत है, शिवानंद जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। पोको X6 से एक हैंड रेज किए हैं, कान में अपना वो ईयरफोन लगाए हुए हैं। पोको X6, बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं? शॉर्ट में अपनी बात रखिएगा। आप लोग अपना नाम लिखा करें, नाम कॉल करने में गड़बड़ हो रहा है, ठीक है ना? हाँ प्लीज। हाँ, आप शॉर्ट में सर मेरी बात यह है कि आजकल पढ़ी लिखी महिला है, पढ़ी लिखी पत्नी है, पढ़ा लिखा पति है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी जब दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है छोटी छोटी बातों पे घर में, ठीक है, तो महिला की तरफ से धमकी आनी स्टार्ट हो जाती है। 112 नंबर पे कॉल जाना शुरू हो जाता है। और वो ऐसा ट्रीट करने लगती है अपने हस्बैंड को कि ये ही क्रिमिनल है और मैं साफ सुथरी हूँ क्योंकि कानून मेरे फेवर में है। जबकि बात कुछ नहीं होती है। लेकिन उस आदमी की, उस पति की जो साइकी है, उसको जो है तोड़ दिया जाता है घर के अंदर। उसको बार बार बोल के कि तुम क्राइम कर रहे हो, तुम मुझे कुछ भी कह रहे हो, कुछ से सपोज मिलजुल के घर चलाना होता है। जैसे रेंट के बारे में मान लो डिस्कस करें कि भाई तुम थोड़ा बहुत शेयर कर दो, या घर के खर्चे में शेयर कर दो। अगर कमाने वाली लड़की है तो उसको ऐसा ट्रीट किया जाता है कि तुम दहेज मांग रहे हो, मैं तुम्हारे पास केस कर दूंगी, मैं पुलिस में केस कर दूंगी। तो आदमी को तो ऐसा मतलब उसको बांध के रख दिया जाता है। इन झूठे केसेस की वजह से इतना हावी है वो कि उनको लगता है कि हम सही कर रहे हैं क्योंकि कानून हमारे फेवर में है। उनको लगता है कि वो चीज सही है जो हम कर रहे हैं। तो वहां वो पति जो है पिस जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो फिर अगर लीगल एक्शन होते हैं तो उसमें तो आप सब डिस्कस कर ही रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही ठीक हैं। है, अगर ठीक वो है, ठीक है। पुलिस में हम जाती हम है हम सिर्फ तो वहाँ ये, क्या होता है, हाँ कैसे हेलो। ट्रीटमेंट होता है हस्बैंड के साथ में, तो वो तो सब खैर जग जाए हाँ ठीक है। जाएगी। मैं ये जानना चाह रहा था कि आप क्या मतलब एक विक्टिम है क्या इसके? आप सजेशन दे रहे हैं, आप विक्टिम है? हेलो। ठीक है। इनकी बात खत्म हुई। राज तिवारी जी, आप क्या बोलना चाह रहे थे? शॉर्ट में, और अपनी मतलब जो भी है बहुत कॉन्साइज में आप लोग अपनी बात रखा करिए। मतलब स्टोरी से थोड़ा सा बचिए, क्योंकि अपन और भी लोग हैं यहाँ पर, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी हम ओपिनियन सुनेंगे। हाँ, राज तिवारी जी बोलिए। जी, सभी को नमस्कार। सर, मैं अब्दुल जी की मैंने जो वीडियो देखा, सर उसमें मैंने देखा कि उन्होंने बोला कि हर हफ्ते लगभग तारीख लगती थी उनकी, और वो 2 साल तक ये सब झेलते रहे वहां पर कोर्ट में जाके, न्यायालय में। सर, क्या इतनी तारीखों के बाद भी कोई निर्णय नहीं हो पाया इस बात का कि कौन गलत है और कौन सही है?
इतनी तारीख, मतलब 2 साल लंबा तारीख सर, और हर हफ्ते तारीख। मेरे को नहीं लगता कि इतना लंबी तारीख के बावजूद भी वो न्याय के लिए भटकते रहे, और अंत में अपने उन्होंने बलिदान ही दे दिया, एक तरह से देखा जाए तो। नहीं, लड़की लड़की ने दरअसल कई केसेस फाइल कर दिए थे ना। ये जी लड़की ने सर। एक नहीं, लड़की ने नंबर ऑफ केसेस कई थे, उसमें अलग अलग केसेस में अलग अलग डेट पड़ रही थी। लेकिन सर इतनी लंबी तारीख के बाद भी, मतलब हर हफ्ते तारीख पड़ रही है सर, कोई ना कोई तो डिसीजन होना चाहिए ना किसी भी तरह का भी। कोई डिसीजन ही नहीं हो रहा। वो खुद ही कह रहे हैं जो चले गए अतुल जी, कि भैया वो कभी जज नहीं आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। जो क्लर्क का नाम दिया उसने, जो 50 रुपए की तारीख लगाता था सर उसकी, वो कह रहा मेरे जैसे लोगों से तो वो 1000 और 500 रुपए लेते थे वो, क्योंकि वो बेंगलोर से आते थे तारीख करने के लिए। तो सर ये जुडिशरी का कहीं ना कहीं तो फेलियर है ही, क्योंकि उनको न्याय नहीं दिला पाई वो। दूसरा सर ये है कि जो लोग ये 498 के केस लगाते हैं महिलाएं वहां पे, महिला थाने में या किसी भी थाने में जाके, सर वो महिलाओं के लिए बनाया सपोर्ट में कानून था वो। लेकिन हुआ क्या कि जिस पति के ऊपर उसने केस लगाया ना, उसकी भी तो कोई माँ है, बहन है, बुआ है, ताई है, चाची है, वो भी तो महिलाओं के साथ में ही है ना। लेकिन उस थाने में ना तो उसकी ताई की सुनी जा रही, ना उसकी बहन की सुनी जा रही, ना उसकी माँ की सुनी जा रही। तो ये कानून बना के सिर्फ एक बहुओं वाला कानून बना के रख दिया सर, क्योंकि ये तो उस ये तो हाँ, ये राज तिवारी जी का बहुत सही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे राजीव लोचन सर जिस हैं और जी हाँ। जिस पति के साथ में माँ है, बहन है, ताई है, चाची है, वो भी तो महिला ही है ना। एक एक महिला की उसने ना पुलिस वाले ने सुनी, किसी ने सुनी नहीं। जिस पत्नी ने केस लगाए उसने सबको नाम लिखवा दिया, सबको लपेट दिया, पूरे परिवार को। जिस ताई चाचा चाची से वो मिली भी नहीं कभी जीवन में, नहीं उनके भी नाम आप लिखवा दिए। नहीं जब वो आप बिल्कुल थाने गई आप सर। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी बात से मैं सहमत। देखिए, कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। 25-30 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में कुल जजेस की संख्या आज भी 2200-2300 से ज्यादा नहीं, 2500 टोटल नहीं है। तो एक एक कोर्ट में काम बहुत है। एक तो बात यह है, हालांकि हम उसको एक्सक्यूज के रूप में नहीं ले रहे हैं। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ने प्रोविजंस बनाए हैं, थाने पे लोक अदालत, थाने पे मीडिएशन सेंटर्स हैं, कोर्ट में मीडिएशन सेंटर्स हैं। अब उनको लोगों ने औपचारिक रूप में लेना शुरू कर दिया है। मीडिएशन सेंटर में भी लगता है कि शायद वो लोग अपनी ड्यूटी पूरी तरह परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और कोर्ट्स को छोड़ दे रहे हैं कि आप आइए। तीसरी बात देखिए ये है, कभी शुरू में कहा जाता था कि लड़की कभी बहुत कठिन परिस्थितियों में अपने खिलाफ सेक्स का, मॉलेस्टेशन का, एक्सप्लॉयटेशन का, इस तरह की बात करती है। आज ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर के रूप में हम जितने एप्लीकेशन मेरे पास, इवन अगर मारपीट की भी आती हैं, तो चाहे वो लड़की या महिला शहर की हो, किसी उम्र की हो, वो सभी में मॉलेस्टेशन का आरोप जरूर लगाती है कि साहब घर में घुसे, मारा और कपड़े फाड़ दिए और हमारे फला फला उन्होंने पार्ट्स को छुआ। तो अब बेशर्मी की लिमिट अगर यहाँ तक सोसाइटी में हो गई है, तो अकेले जजेस को आप दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि हम कैसे कहते हैं साहब कि नहीं उसने मॉलेस्ट नहीं किया, रेप नहीं किया, एविडेंस के लिए। सर सर तो यहाँ पे सोसाइटी सर सोसाइटी इन सर लार्ज ने दोषी है। सर ने इतनी अच्छी बात बोली है, सर ने बहुत अच्छी बात बोली है कि पुरुष पुरुष जो गलती करते हैं और जो पुरुषों की खराबियां हैं, खामियां हैं, वो तो हमने समाज को बहुत अच्छी तरह से बता रखी हैं, समझा रखी हैं। ऑल मैन आर वायलेंट, ऑल मैन रेपिस्ट, ये टैग्स भी चलते हैं बड़े आजकल बहुत धड़ल्ले से। और जो औरतें कर रही हैं उसको उसको कॉल आउट कौन करेगा? बिल्कुल सर सही बोल रहे हैं मैं सर। हम तो कितने सारे केसेस देखते हैं जहां पे अपने खुद के, मतलब वो इंश्योरेंस पॉलिसी वाले अगर रिकवरी करने आ गए तो अपने कपड़े फाड़ रही हैं महिलाएं। मतलब इतना ज्यादा गंद मच गया है, थप्पड़ मार रही हैं सड़कों पे, इतनी होलीगनिज्म कर रही हैं। पुलिस हेल्पलेस होती है, पुलिस नहीं कुछ कर पाती है। शराब पी के नहीं, सड़कों के ऊपर इतने टाइम हम लोग देखते हैं, वीडियोस आती हैं, पुलिस को थप्पड़ मार रही हैं। मतलब ऐसा सा माहौल हो गया है, खासकर निर्भया के बाद। आई हैव टू से दिस, उन बेचारी के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, बहुत ज्यादा बुरा हुआ। और वो लोग जो उनके साथ सजा मिली है, डेथ पेनल्टी बहुत अच्छी मिली है। जो लोग ऐसा करते हैं, पुरुष ऐसा करते हैं, उनको पक्का यही पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन जो महिलाएं कर रही हैं, उनको कब सजा मिलेगी? कब उनको कॉल आउट किया जाएगा कि अति कर रखी है? मतलब कोई शर्म नहीं बची है। अपने ससुर के ऊपर, बेचारे बुजुर्ग ससुर के ऊपर जो चल नहीं पाता है, उसके ऊपर रेप का इल्जाम लगाती हैं। एक अभी कल मेरे पास बेचारे एक बंदे का मैसेज आया, मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी केस। इस लड़के ने, सोल्जर है ये, इंडियन आर्मी में है,
होम मिनिस्टर अनिल विज के द्वार पे खड़े होके उसने मरने की रिक्वेस्ट करी थी, मरने की परमिशन मांगी थी, क्योंकि उसकी पत्नी ने पिछले 15 साल से उसकी नाक में दम कर रखा है। और लेटेस्ट ये था कि उसके 75 साल के बेचारे बूढ़े बाप के ऊपर रेप का इल्जाम लगा दिया, और वो भी तब जब उसने खुद उनकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर दी थी। और पुलिस 376 रजिस्टर कर रही है। हम लोगों ने, जब तक मैं ग्राउंड पे नहीं गई, मैं एसपी से मिली, मैंने गुहार लगाई, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिली, तो 376 को कन्वर्ट करके उन्होंने 354 में कर दिया। और उस वो लेडी धड़ल्ले से सबको डराती है, धमकाती है कि खबरदार, जो तुमने अगर केस वीक कर दिया तो मैं यहाँ पे आग लगा लूंगी। ऐसी धमकियों का कोई बचाव कैसे सामना कर पाए, और क्या तो कर पाए। पुलिस भी बहुत मजबूर है। तो ऐसी महिलाओं के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले बोला, जुडिशरी को ही इनिशिएट करना पड़ेगा। वही सब लोगों को ठीक करेंगे कि भाई अगर पुरुष है तो उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली आप डील करो, और महिला अगर गलत है उसको भी स्ट्रिक्टली डील करो। कोई महिला होने का कोई मतलब फायदा कैसे मतलब उठा सकता है? सिर्फ वो एक महिला है तो फायदा उठाए जाओ, आप नचाए जाओ पूरे सिस्टम को, क्यों भाई? किसने अधिकार दिया है आपको ये करने का? मैडम, जब तक ये जेंडर बायस वाला पूरा ये कानून रहेंगे जिस तरह से हैं, और भी अन्य जो भी ब्लैक कानून है, काले कानून जिसे हम कहते हैं, उनमें ये होगा ही होगा। राजीव लोचन सर ने एक चीज कही है यहाँ पर कि जुडिशियरी के पास उतने रिसोर्सेस नहीं है, जजेस नहीं है। सर आप ये बताइए, यदि जुडिशियरी के पास इतने रिसोर्सेस नहीं है, सारी चीजें नहीं है, तो आप ऐसे काले कानून लॉन्च कैसे कर देते हो? मतलब ठीक है, और आप कोई सजेशंस क्यों नहीं देते संसद को? जैसे ऐसे काले कानून आ कैसे जाते हैं? पुलिस तो देखिए कॉग्निजेबल देखिए ऑफेंस में देखिए बोल देती है सीधे से कि मैं कानून एफआईआर करनी बनाना तो करना है, और जब आप कानून एक बार बनाना तो एफआईआर आपकी कानून दर्ज हो गई बनाना तो तो आप टॉर्चर आपका चालू। देखिए, कानून बनाना तो विधायिका का और संसद का काम है। कानून बनाना जजेस का काम नहीं। जजेस का काम तो उसको एग्जीक्यूट करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो लेकिन ये मेरा सच है हमारा कि ये मतलब जैसे ये है नहीं सर कि पूरा सिस्टम फिर नहीं शट डाउन कर द्विवेदी देना जी, नहीं चाहिए। राजीव जिस द्विवेदी सर, तरह जी, आप से नहीं प्लीज हम स्थिति लोगों है को बताइए कि शट हम डाउन करें लोग पूरा क्या कर सिस्टम। सकते हैं ताकि नहीं नहीं बदलाव नहीं, आए। ये देखिए देखिए ये बिल्कुल आप हमें सच है। समझ, हमें गाइड हम कीजिए जी सर, जी हम लोग जी जी आपकी जी गाइडेंस जी में जी काम करेंगे। नहीं प्लीज, हम देखिए ये सच है कि फैमिली कोर्ट जजेस की ट्रेनिंग स्पेशल अलग से होनी चाहिए। और हमें लगता है कि वहां पे जूरी सिस्टम जरूर होना चाहिए। दो तीन और जैसे लोग अदालत में लोग बैठते हैं, उस तरह के लोग जरूर दो तीन और पब्लिक के जो अच्छे लोग हैं, अच्छी सोसाइटी के लोग हैं, दो तीन जरूर साथ में बैठ के उसमें देखना चाहिए। क्योंकि जजेस का विद ड्यू अपॉलॉजी हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन जजेस का भी बिहेवियर कोर्ट में कभी कभी बहुत इनह्यूमन हो जाता है। और ये सच है कि अगर शायद जजेस अगर कायदे से डील करें केसेस को, तो बहुत से केसेस में कंप्रोमाइज हो सकता है। राजीव जी, लेकिन वहां बैठ प्रोसेस पनिशमेंट हो जाता है यहाँ तक कोर्ट में होता है। जी कटघरे जी जी तो मतलब 700 रुपये मतलब ऐसा लगता है कि वो लोग हाँ, जस्ट वेरी और और हम सर इतना कह सकते हैं कि आप जो आपसे ट्रेनिंग हमने ली थी, क्योंकि आपको तो रोल मॉडल मान के हमने पूरी सर्विस की है, हमने कभी भी 498 में हस्बैंड को 1 मिनट के लिए जेल नहीं भेजा। अगर कभी भी उसके पास बेल बॉन्ड्स नहीं हुआ तो हमने उसको पर्सनल बॉन्ड भी रिलीज किया, केवल इसलिए कि कंप्रोमाइज के चांसेस हमेशा खुले होने चाहिए। अगर हस्बैंड या उसके सास फादर मदर कभी जेल चले गए तो दोबारा। फिर लिटिगेशन हमेशा के लिए बढ़ जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। हमें इसमें लगता है मैं कि एंड ऑफ रविंद्र द पाल डे, सिंह जी को बुलाना चाहूंगा। हाँ, सर, एंड ऑफ द एक डे मिनट। हमें लगता है कि ये जो अपनी शिवानंद भाई, ग्राम जस्ट अ है, मिनट। और ये जो पंचायतें हुआ करती थी, जो लोग बैठ करके बुजुर्ग लोग इसका समाधान कर लेते थे, हमें लगता है कि एंड ऑफ द डे जी, ये कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और सभी जो भी अपना सिस्टम है न्यायालयीन, और सरकार भी ये मानेगी कि हमें लगता है कि ये सिस्टम सबसे अच्छा था। ये जो द्विवेदी रिमोट जी करके द्विवेदी जजेज द्विवेदी जी फैसला द्विवेदी करते हैं, जी, हाँ। ये जो न्यूट्रल फैमिलीज हो गई हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज जो जो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, इसकी वजह बहुत बड़ी होगी। क्योंकि पहले घरों में चाची, दादी, बुआ कोई ना कोई रहती थी साथ में, तो वो कंप्रोमाइज करा दिया करती थी। अब आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज को लेके कोई भी बीच में किसी को कोई पढ़ना नहीं चाह रहा है। और क्योंकि किसी का कोई सम्मान फैमिलीज में नहीं रह गया है, इसलिए वो ईगो की लड़ाई कोर्ट तक पहुंच जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जी। प्रवीण जी बोलिए मिनट, प्लीज। एक मिनट। ये आपने जो कहा कोर्ट का हालत जो है उसके ऊपर, तो रविंद्र पाल सिंह जी इज हियर। आई लाइक टू से कि इसमें जुडिशरी के साथ में एग्जीक्यूटिव्स को भी कैसे लपेटा जाए, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज द एग्जीक्यूटिव्स जो सरकार चलाते हैं। नेता हो तो आईएएस अफसर को पूछेंगे कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो उनको उल्टी पुल्टी पट्टी पढ़ाते रहते हैं। आज के दिन में 5 करोड़ केस पेंडिंग है। हम बोलते हैं क्या हमारे पास में
इतना सारे रिसोर्सेज है, सब कुछ है कोर्ट में। हम जजेस के अपॉइंट क्यों नहीं करते हैं? जजेस के अपॉइंट करें तो कोर्ट रूम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं नहीं है, नहीं उसको नहीं क्यों नहीं प्रवीण हो जी, रहा है? तो नहीं बजट नहीं प्रवीण है। जी, या प्रवीण जी, देश के नागरिकों को मैं उनको सिर्फ विक्टिम कहूंगा, ये नहीं कहूंगा कि वो दोस्त उनका सिद्ध नहीं हुआ है। उनको आप फांसी पे चढ़वा दीजिए, उनको टॉर्चर करवाइए, सब करवाइए, इस सब के लिए सरकार के पास रिसोर्सेस है, सारी चीजें हैं, राजनीति है, वोट बैंक की पॉलिसी है। एग्जैक्टली लेकिन उनके पास उसी चीज के जजेस लिए। नहीं है, उनके पास हाँ, व्यवस्थाएं नहीं है कि इस तरह के जो फॉल्स केसेस हैं या सही हैं, जो भी है हम कहते हैं चलो सही केसेस हैं, लेकिन उनका सही तरीके से नियमानुसार जल्दी निपटारा हो जाए और इस तरह से ना हो। ऐसे ये सरकार के पास एग्रीड। वो सवाल आता है कि हम बात कर रहे हैं सरकार की। जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट किससे बनती है? नेता होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, और हमारी जुडिशरी है। हम जुडिशरी पे सवाल उठाते हैं, नेता के ऊपर सवाल उठाते हैं, मगर एग्जीक्यूटिव की बात हम क्यों नहीं करते हैं? आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स जो बैठे हुए हैं, वो लोग क्या करते हैं? ये पूरी सिस्टम के अंदर जो व्यवस्था में सबसे बड़ा रोड़ा ये एग्जीक्यूटिव है। बजट भी वही बनाएंगे, अब फाइल भेजेंगे चीफ मिनिस्टर के पास, उस मिनिस्टर के पास, बनाने वाले कौन है? तो अल्टीमेट कल्प्रिट जो है इसके अंदर, ये हमारी एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर्स, उसके ऊपर हम बात नहीं करते हैं। मैं रविंद्र पाल जी यदि सुन रहे हैं तो उनको 2 मिनट के लिए कमेंट करने के लिए बुलाऊंगा। ये एक ही दिक्कत है इधर है। Actually, everyone is been saying about this. Judiciary is only the interpreter of the law. And actually, if at all any amendment in the law, it is only parliamentarians or legislatures has to be done. First, the amendment has to be carried out. Otherwise, the judiciary, you cannot blame the judiciary at all. Judiciary is to be blamed, no Yeah, doubt. it is a thing. See, who has to frame the law? जिम्मेदारी Law has सबको been लेनी framed by पड़ेगी, our ऐसा नहीं कह सकते legislatures. आप राघवन जी, हाँ, इस तरह से नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारी से कोई भाग जाएगा, सरकार की No, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, भागने का मानते हैं हम बात ही लोग, नहीं है इधर है। लेकिन मगर जुडिशरी it भी is within मतलब the टॉप में ambit ही of है, the law, the judiciary is कोई working. इन्फ्लुएंस उसमें नहीं है, वो अपनी judiciary बात रखते is the हैं part. तो उनको एक्शन ले सकते Judiciary is हैं। a part, and they are not playing that part properly. Otherwise, this Achut case, this Bangalore case, it was exposed the जुडिशरी में reality, how the सेंसिटिविटी system है is तो failed. जजों को सामूहिक तौर पर इसका इस्तीफा दे देना चाहिए ऐसे मामलों को लेकर के। जब भी ऐसे मामले यदि होते हैं वो जज, ऐसे जज यदि इस्तीफा ही देना होता तो इतनी तारीखें क्यों देता? ऐसा क्यों नहीं होता? See, we being in the especially family, the matrimonial cases, especially for the 498 or anything, still we refer this Bihar one case. That's a Bihar versus some Vasant Kumar or something. It was been rendered by Supreme Court for not to take the action, stringent action against a husband and husband side. It has been followed, Parvesh Kumar. strictly followed in the courts of the Karnataka, entire Karnataka. Why it is not It is followed on Agnes the Kumar other judgment. side? Here there is no question of arresting a husband immediately. The complaint comes from any police station, especially Yeah. matrimonial So, case. agree, sir. रविंद्र Cut पाल short. साहब हमारे बीच में हैं, हम उनको सुनते Cut हैं। short. हाँ, शिवानंद भाई, हाँ, इसमें पीआईएल के ऊपर जो कचरू साहब ने कहा, उसमें बिफोर वी एंड अप उस पर थोड़ा सा बात करें। दोज हु आर इंटरेस्टेड, उनके साथ में फिर हम लोग आगे चर्चा करें। अलग एक मीटिंग करनी पड़ेगी प्रवीण जी। नहीं, तो अपन आज इसे decide बोल कर लेते दीजिए हैं कि दोज हु आर और इंटरेस्टेड नेक्स्ट संडे के लिए फिक्स कर लीजिए, अभी अनाउंस ना करना पड़े। जी तो कर लेंगे। Make some suggestions. रविंद्र पाल जी, आप एग्जीक्यूटिव्स की बात कीजिए। हाउ द एग्जीक्यूटिव्स दे आर कंट्रोलिंग ऑल दीज थिंग्स इन वेरी शॉर्ट सर, टाइम इज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। I just want to एक दो तीन सवाल मैं आपको bring in the debate. एक तो जो हम फोकस कर रहे हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, it is a unique aspect of legal services to be delivered in terms of जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के अंदर आती हैं। तो हमारी पहली प्रॉब्लम जो मैं समझ आ रहा हूँ कि जस्टिस डिलीवरी की है, डिले है, एब्यूज ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, एक दूसरे का फायदा उठाते हैं। तो इसमें 3 लेवल की जुडिशियल रिव्यू तो हमें चाहिए ही होंगे, पर अगर हम कर सकते हैं कि मैट्रिमोनियल मीडिएटर्स का एक आर्डर बनाया जाए एट द लेवल ऑफ तहसील कोर्ट्स। हमारे पास अभी इतना लोड है, जो आप बता रहे हैं कि 5 करोड़ केसेस हैं, जजेस के पास टाइम नहीं है। तो अगर तहसील लेवल पे मैट्रिमोनियल मीडिएटर्स का कार्डर बनाया जाए, वो आर ट्रेन्ड इन लॉ एंड आर सेंसिटिव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैरिटल रिलेशंस,
and they are specialized in this area. Maybe the issue of matrimonial disputes will be addressed to significant aspects. ये पहले तो आप मुझे थोड़ा इंडिकेट करें कि कितने परसेंटेजेस ऑफ केसेस जो पेंडेंसी है वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के ऊपर है, और हमारे पास प्रेसिडेंस है ट्राइब्यूनल्स का कि जो फोकस्ड एरियाज हैं प्रॉब्लम्स की, उसके लिए हम ट्रिब्यूनल बनाते हैं। तो क्यों नहीं ऑन मैट्रिमोनियल इश्यूज a tribunal is created so that these issues are resolved and mediated at the lower level before ये आ जाए at the district level पे आए या at the higher court level। तो जुडिशियल रिव्यू तो रखना ही पड़ेगा सर। करीब 40% केसेस टोटल केसेस के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, क्योंकि एक केस फाइल नहीं होता है, कम मिनिमम 5 केसेस फाइल होते हैं। 125 डीवी के, 498 है, HMA 24, HMA 25। अब अगर एक केस में एक महीने में 2 डेट पड़ रही है तो उस बंदे की 6 डेट तो कोर्ट में ही चली गई, कम से कम बता रहा हूँ सर मैं। तो उसकी नौकरी या बिजनेस तो वैसे ही ठप होने वाला है। अच्छा, तो ये एक पॉइंट बताते हैं, जैसे अगर 40% केसेस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट आउटस्टैंडिंग है तो क्यों नहीं स्टेट और लेजिस्लेचर पार्लियामेंट एक मैट्रिमोनियल मीडिएशन ट्राइब्यूनल बनाती डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टू रिजॉल्व दिस केसेस एज अ सिस्टम, सो दैट द लॉ जो है आपका। रविंदर जी, अकाउंटेबिलिटी की बात क्यों नहीं होती है? देखिए, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? स्टेट टू द सोसाइटी की अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी ऑफ कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव्स एज वेल एज द जुडिशरी। जी हाँ, तो जुडिशरी के ऊपर पहले ही लोड है। तो एक खास तरीके के जो केसेस हैं, अगर 40% हैं 5 करोड़ के, मतलब 2 करोड़ केसेस अगर आप कहते हैं कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के हैं, तो क्यों नहीं एक मैट्रिमोनियल ट्राइब्यूनल्स के लिए लेजिस्लेशन बने जिससे कि वो फोकस्ड स्पेशलाइज्ड इश्यूज जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के हैं सिर्फ वही करें। और हमारा मैं इसमें इंटरवीन कर सकता हूँ सर? जी हाँ, जी हाँ। ये चीज जो है निर्भया के बाद बड़ा डिस्कस हुआ और बनाया भी गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल वन स्टॉप सेंटर बनाया गया जिसका मेन पर्पस जो है टू असिस्ट द जुडिशरी। द कॉन्सेप्ट हियर इज, अगर जुडिशरी ओवरलोडेड है तो उनको असिस्टेंस चाहिए। ये नहीं कि वी आर नॉट टेकिंग अवे द पावर्स ऑफ द मैजिस्ट्रेट, वो अलग चीज। मैजिस्ट्रेट का पावर इज फाइनल, वी नो क्वेश्चन, उस पर क्वेश्चनेबल नहीं है। लेकिन मैजिस्ट्रेट के पास अगर मैं एक ऐसा केस दे रहा हूं जो वर्कड आउट है कंप्लीटली, जिसमें पिटिशन है, PWD जो भी DIR है, ये है, डिटेल है, रिकॉर्डिंग्स है, जो काउंसलिंग सेशंस की रिकॉर्डिंग है, और मैं उसको ब्रीफ कर रहा हूं कि भाई ये केस है, ये मामला है, अब आप डिसीजन ले लीजिए, तो उससे क्या होता है कि तारीख पे तारीख नहीं लगती है। और वो 2-3 जो भी है मैजिस्ट्रेट्स, कई मैजिस्ट्रेट्स ने हमारे साथ काम किया। देश अगर हमें रोज ऐसा केस मिल जाए तो हम तो कभी तारीख लगाए नहीं और पहले ही दिन फैसला करें। सर हम थोड़ा सा इंटरवीन करना चाहेंगे। गवर्नमेंट ने प्रोविजन बना रखा है, जैसे ही 498A में रिपोर्ट लॉन्च होती है, इमीडिएटली थाने पे उन्होंने एक मीडिएशन सेंटर बना रखा है, वहां बुला के पार्टीज को बुला के वो मीडिएट करने की कोशिश करते हैं। हाई कोर्ट ने बना रखा है, अगर हाई कोर्ट में रिट में जाएंगे, क्वेश्चन आप FIR में जाएंगे आप, तो हाई कोर्ट ने भी मीडिएशन सेंटर बना रखा है। लेकिन वो सारे मीडिएशन सेंटर्स में लोग जो हैं दे आर ऑल प्रोफेशनल्स। उनको अगर पैसा मिलता है तो वो 3-4 तारीख तक पैसा लेके वो पार्टीज को फिर वापस कोर्ट में भेज देती है। हमको अपना माइंड सेट चेंज करना होगा। गवर्नमेंट ने तो बना रखे हैं, माइंड सेट अगर चेंज नहीं होगा तो फिर अल्टीमेटली चाहे कितने सेंटर्स बना दीजिए, हम लोग सर एक और चीज सर, इंसेंटिवाइजेशन ऑफ लिटिगेशन सर, चाहे मीडिएशन सेंटर्स देख लीजिए, चाहे पुलिस स्टेशन देख लीजिए, चाहे इवन हमारी हाई कोर्ट्स देख लीजिए। मैं ऐसी बहुत सारी, अब तो हाई कोर्ट की जो स्ट्रीमिंग है यूट्यूब के ऊपर होती है, तो हम लोग ये अपने सामने लाइव देख रहे हैं, अदरवाइज ये चीजें पहले बाहर नहीं आती थी। अभी एक केस शेयर किया था जिसमें जज बोल रहे हैं
कि 1 लाख रुपए कमाते हो, 1.25 लाख रुपए कमाते हो तो 40 लाख रुपए तो दे ही सकते हो। अतुल के केस में भी जज ने बोला 3 करोड़ रुपए इसीलिए मांग रही है ना कि 3 करोड़ तुम दे सकते होगे। तो ये इंसेंटिवाइजेशन है लिटिगेशन की, और हर प्लेटफॉर्म पे यही डिस्कशन होती है और कोई डिस्कशन नहीं होती है कि कितने पैसे दोगे, कितने पैसे एग्जैक्टली, दोगे। धोखेबाजी होती चाहे है मैडम, 6 दिन की धोखेबाजी। शादी एग्जैक्टली। हो, चाहे 6 महीने की शादी हो, बंदा अगर अच्छा कमाता है तो यूं उसको मतलब दुधारू काऊ की तरह, गऊ की तरह यूं सोचते हैं कि बिल्कुल, भैया पैसा दे दे, पैसा दे दे। अरे भाई क्यों दे दे। परिवार को जोड़ने की हम्म। कोशिश नहीं की जाती है। जी 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 बिल्कुल सर सर। और अगर कुछ अच्छी महिलाएं होती हैं, बल्कि मैं तो बोलती हूँ जो जेन्युइन विक्टिम्स होती हैं, उनके पास तो हिम्मत ही नहीं होती है कि वो इतना ज्यादा लॉन्ग परस्यू करें। बहुत सारे जो जेन्युइन केसेस होते हैं, बल्कि वो मीडिएशन में जो है रिजॉल्व होते हैं, बंदा जो है माफी मांग लेता है, उनको वापस घर भेज देते हैं, दोबारा से वो लोग शायद कभी आते भी नहीं होंगे। जेन्युइन केसेस में मैं बोल रही हूँ, क्योंकि महिला के पास इतनी शक्ति ही नहीं होती कि वो इतनी रनिंग अराउंड करे। बट ये जो फर्जी फैमिलीज हैं, जिनको लगता है कि पैसे कमा लो बस, जितने भी कमाने हैं सिंघानिया परिवार की तरह, वो करोड़ों रुपए मांग रहे हैं और ले भी रही हैं बहुत सारी। घर भी ले रही हैं, पैसे भी ले रही हैं, और बिल्कुल अधिकार से लेती हैं कि भैया तुम नहीं दोगे तो देखना तुम्हारे को पूरी जिंदगी सड़ाऊंगी। दिस इंसेंटिवाइजेशन हैज टू स्टॉप। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और दूसरा एक पेन पॉइंट सर इसमें ये भी है कि ये जो जौनपुर से बेंगलोर वाला जो इशू होता है बार बार लड़कों के साथ में जो परेशान होता है, वो भी एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है, पेन पॉइंट है लड़कों, डिस्टेंस। कैन आई कंटिन्यू हियर थोड़ा सा? जी राज कचूरी जी please। ये दिस इज, हमें तो वी हैव टू वर्क विद द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ। जज मैजिस्ट्रेट हैज द पावर, इज द अथॉरिटी। इसमें हम खुद आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते बाहर कोर्ट रूम में या जो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस में कि किस केस में क्या हुआ। जो भी है, बहुत केसेस में इनजस्टिस होता है, बहुत में नहीं होता है। द प्रोसीजर, द प्रोसेस, द कंप्लीट जो पिक्चर है, पिक्चर में जुडिशरी इज ओवरलोडेड। सभी जज खराब नहीं है, 80% सही हैं, बट उनके पास इतना काम है कि असिस्टेंस नहीं है, केसेस प्रिपेयर नहीं आते हैं। अगर उनको चाहिए एक पीडब्ल्यूडीबी के एप्लीकेशन का एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो जज साहब बोलते हैं अगले हफ्ते आ जाओ लेके, अगले हफ्ते आ जाओ लेके। सो पुलिस को एलिमिनेट करने के लिए 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया, सिविल जुरिस्डिक्शन में लाया। 125 की जरूरत नहीं है, पीडब्ल्यूडीवीए में लाओ। बिकॉज लेकिन वकील साहबान को उसमें पैसा नहीं मिलता है, तो इसलिए वो उसको प्रमोट नहीं कर रहे। पीडब्ल्यूडीवीए जो कि क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, जो आप 498 125 ये क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में होता है, आप उसको कंप्लीटली 2005 में शायद जब डीबी एक्ट आया तो उसको सिविल जुरिस्डिक्शन में लाया कि जो आसान तरीका होगा, और वो एग्जिस्ट करता है। और बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें मर्दों को नहीं बुलाया जाता है अननेसेसरली, विदाउट अपॉइंटमेंट एंड फॉर ओनली फॉर काउंसलिंग। मैजिस्ट्रेट्स को हर वक्त ही शौक नहीं है। सो वी नीड ए सिस्टम वेयर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन under the procedures of law will assist the judiciary to overcome इतना जो वर्कलोड है, उसको करने के लिए असिस्टेंस चाहिए। और वो असिस्टेंस का प्रावधान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, पैसा भी दिया है, और मिसयूज हुआ है बाय एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड पीपल इन द एडमिनिस्ट्रेशन। वो उसको रिवाइव करने की जरूरत है वापस। ये मेरा तो क्लियर इसमें मैं, बिकॉज मैंने तो करीब पिछले 5 साल में 35,000 केसेस किए हैं। सर ये And तो ये तो अच्छी बात है कि मतलब आपने एनजीओ का यहाँ पे बात करी कि एनजीओ इसमें असिस्ट करें। लेकिन हो सकता है कि सारे एनजीओ आप जैसे ना हो, बहुत सारे एनजीओ की किस्से आप जानते हैं पूरे देश में किस तरह से हैं, तो जो वकील काम कर रहे हैं आपके लैंग्वेज देखिए में, वही देखिए एनजीओ भी करने लग गए हैं। देखिए वकील साहब भी बहुत सारे ऐसे नहीं हैं और बहुत सारे अच्छे हाँ हैं। मतलब जज हाँ। साहब भी वैसे बहुत सारे ऐसे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं। एनजीओज भी बहुत सारे ऐसे नहीं हैं, अच्छे हैं। सो द सिस्टम हैज टू बी, जब सिस्टम में रेजिलियंस होगा तो तब फजूल के एनजीओ लोग नहीं आ सकते हैं इसको यूज करने के लिए। अगर मैं एक बोलता चीज हूं कि एक 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 सुनिए, चीज फिर भी एक सेकंड मेरी बात सुनिए। अगर हम बोलते हैं कि एक ऐसे ही एनजीओ को अलाउ करेंगे जो कि खुद अपना पैसा लगा के उसमें लाएगा, जब आप गवर्नमेंट से पैसा नहीं मांगोगे
तो जो फजूल के एनजीओ है वो एलिमिनेट हो गए, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही है इसको घुसने में कि गवर्नमेंट से पैसा लिया जाए। जब वो गवर्नमेंट का पैसा ही नहीं, यू आर असिस्टिंग, सिविल सोसाइटी खुद असिस्ट कर रही है गवर्नमेंट को। हम बोल रहे हैं कि हम आपसे पार्टनरशिप कर रहे हैं और हम अपने इस पार्टनरशिप में हम अपना फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज लगा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को उसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? अभी के लॉ में है, वो रूल्स में है, लॉ में नहीं है, रूल्स में है, वो रूल्स को अमेंड करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं जब टाटा सन्स जैसा, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, मैं नहीं मानता, मैं टाटा सन्स को जानता नहीं हूं, एग्जांपल, क्योंकि सब लोग जानते हैं टाटा, ये जो टाटा ट्रस्ट, अगर वो गवर्नमेंट को कल बोलते हैं कि भाई हम इतने 700 डिस्ट्रिक्ट्स में इस किस्म की मीडिएशन सेंटर, जो सिविल सोसाइटी का ग्रुप है, असिस्ट करेगा कोर्ट्स को मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में, आई एम जस्ट सेइंग एग्जांपल, समझ लीजिए, गवर्नमेंट पर जाता है, बोलता है कि हम दे देंगे, इसका पैसा भी हम दे देंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज भी हम दे देंगे और सब कुछ हम दे देंगे, आप हमारे साथ पार्टनरशिप करिए इसमें, जैसा एयरपोर्ट बनाने में पार्टनरशिप करते हैं या बिल्डिंग बनाने में पार्टनरशिप करते हैं। वाई इज इट नॉट पॉसिबल फॉर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक टाटा ट्रस्ट to participate for benefit of the society in partnership with the government and judiciary? ये दुनिया में इसको बोलते हैं सोशल वैल्यू इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप। बहुत अच्छे से चलता है उन प्रोग्राम्स में जहां गवर्नमेंट अकेली नहीं कर पा रही, थक गए, जुडिशरी थक गया। राज सर, बट इंटेंट तो नहीं है ना इनका सॉल्व करने का, ये चीज का इंटेंट है ही नहीं है। आई एम श्योर कोर्ट्स कैन आल्सो डू इट। आई एम श्योर दीपिका जी, जस्ट 1 second, I was listening to you. There is a difference between the kind of, there is activism and then there is also advocacy, and then there is a system of producing systematic solutions. We have passed the first 2 stages of activism and advocacy. Here our federation is interested only in looking at long-term sustainable solutions that will work for the justice. Not for men, not for women. Justice is to be served. And the judges are also competent to understand कि ये यहाँ misuse हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं नहीं बोला सब, लेकिन 90%, 80%, 75% judges are also competent. So what we need to do is to create a system जिसमें हम जुडिशरी जो overburdened है, थक गया है, तंग आ चुका है, एक, अगर मेरे पास 10 काम है तो मुझे सेक्रेटरी चाहिए, आई नीड ए गुड सेक्रेटरी। हर जज को एक अच्छा सेक्रेटरी चाहिए जो उसको कागज लाके देगा, टाइम पर लाके देगा, पूरी कहानी जो उसको चाहिए वो उसके सामने रखेगा, वो जजमेंट पास करेगा। जिसके पास सेक्रेटरी नहीं है तो हजारों कागज मेरे टेबल पे होंगे तो कैसे काम करूंगा, थक ही जाऊंगा, गलती तो हो ही जाएगी। सो वी नीड टू डू be proactive rather than continuously criticize the government. Legislation को छोड़िए, अब तो PWDVA जो सिविल जुरिस्डिक्शन में लाया, आज की तारीख में हम क्यों नहीं हर एक केस को मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का पहला फ्रंट लेजिस्लेशन PWDVA क्यों नहीं? क्योंकि वकील साहबान को इंटरेस्ट नहीं। तो ये इस चीज के लिए जुडिशरी को खुद डायरेक्शन लेना पड़ेगा कि पहला केस, पहला स्टेप हैज टू बी PWDVA, जिसमें 498 के लिए इंस्ट्रक्शन मैजिस्ट्रेट देगा। यू कन्विंस द मैजिस्ट्रेट, नॉट अ कांस्टेबल ऑफ थाना। आप एक मैजिस्ट्रेट को कन्विंस करिए ना, वो दे देगा डायरेक्शन। आप पुलिस SHO को कन्विंस मत करने की कोई जरूरत नहीं। सो दीज आर थिंग्स व्हिच वी हैव वर्कड इन रिसर्च फॉर लास्ट 5 years. These things need to be implemented. अब इसके अलावा वैसे एक चीज और हमको लगती है कि अब हम सक्सेना सर से और मैडम से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में करें कि ये जितने भी केसेस रिलेटेड टू फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, मे बी 498A, मे बी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, मे बी 125 CRPC, मे बी डाइवोर्स केस, इन सबको क्लब टुगेदर करके एक पर्टिकुलर एक ही डेट सब में लगाई जाए ताकि हस्बैंड को बार बार ना आना पड़े। जितने केसेस रिलेटेड हैं एक साथ, वो सब, चाहे वो मारपीट के केसेस हो, 498 के हो, डाइवोर्स का हो, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स का हो, डोमेस्टिक वायलेंस का हो या मेंटेनेंस का हो, सब में एक पर्टिकुलर डेट लगे, उस केस में उसके सारे केसेस हो ताकि हस्बैंड एक डेट पे आए और एक डेट पे आके उसको सॉर्ट आउट कर सके। ये गुड सजेशन। एंड पॉसिबली एक ही कोर्ट में, एक्सेप्ट 498 है, केस भी एक ही कोर्ट में हो सारे। हाँ, एक ही कोर्ट में सारे हो और एक ही डेट पे हो।
कोई मायो सोल्यूशन करके हैं, वो बहुत ज्यादा टाइम से बोलना चाह रहे हैं कुछ, हाँ अगर ठीक है ना मैडम, प्लीज बुलाएं मायो सॉल्यूशंस, प्लीज आप अपना परिचय दें और अपनी बात रखें, लेकिन शॉर्ट में आप लोग रखिएगा, मतलब जितना संभव हो शॉर्ट में। मायो सॉल्यूशंस। चले ही गए हैं वो बेचारे, बहुत टाइम से बोल रहे थे कि ही वांट्स टू स्पीक। जी, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है। एक एक मिनट थोड़ा होल्ड करिए आप प्लीज, एक एक तरफ से। फिर अमित, अमित एक विक्टिम करके इनका है, विक्टिम है ये अमित है। अमित जी क्या आपकी प्रॉब्लम है, शॉर्ट में अपनी बात रखिएगा। हाँ सर, मैं अपनी बात बस ये कहना चाहता हूँ कि सर पूरे सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी नहीं है सर। अगर पुलिस वाले एफआईआर लिखते हैं और उस पर अगर वो चार्जशीट फाइल करते हैं और चार्जशीट कल वो क्वैश हो जाती है, बंदा छूट जाता है, तो पुलिस वाले पे कुछ नहीं होता है। अगर कोर्ट यहाँ तक कह दे कि पूरा केस झूठा था, तब भी पुलिस वाली कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ऐसा कहीं कोई डेटा ही नहीं है। अब हम जुडिशरी पे आए, जुडिशरी में जो लोअर कोर्ट्स हैं उनके जजमेंट्स हाई कोर्ट में टर्न डाउन हो जाते हैं और उसमें लिख दिया जाता है कि इन्होंने ये गलत किया है, तो जुडिशरी पे कहीं कोई बात नहीं आती है। ऐसा अगर हम डेटा रखें तो सबकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी। और सर जो ये बात है कि सारे केसेस एक कोर्ट में चले तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अभी चार चार कोर्ट में केस हो जाते हैं, फैमिली कोर्ट में, सीजीएम कोर्ट में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट में, तो सब कोर्ट में अलग अलग डेट्स पड़ती है, अलग अलग डेट्स पे जाना पड़ता है। एक ही केस हो तो सभी अगर सारे केस एक जगह चलेंगे तो झूठ बोलने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि किसी केस में कुछ बोलते हैं, किसी केस में कुछ बोलते हैं, इसके पेपर यहाँ लगाओ, उसके पेपर वहां लगाओ, और ये सब मतलब कि वकीलों का कुछ चलता रहता है। वो बस चाहते हैं कि कुछ कुछ ना कुछ चलता ही रहे, खत्म नहीं हो चीजें। चलिए, बहुत सही बात आपने अकाउंटेबिलिटी। की है, और इस बात को जज साहब ने भी, राजीव लोचन मेहरोत्रा साहब ने भी इस बात को आपको बात पहले रखा हुआ है कि ये होना चाहिए, ये तो आपका सजेशन सही है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, गगनदीप जी हैं। गगनदीप जी क्या कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। Very necessary, and wrong assessment of case must be taken a serious view by the appropriate authority. हेलो, गगनदीप करके। मैं माफी चाहूंगी, हमारा एक मीटअप है दिल्ली में, तो मैं एग्जिट लूंगी अभी। कोई भी अगर विक्टिम हो जो रीच आउट करना चाह रहे हो तो कांटेक्ट deepika.bhardwaj@gmail। हमारी वेबसाइट है ekamnyay.org, वहां से भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। और मैं राजीव लोचन सर आपसे पर्सनली कनेक्ट थैंक जरूर करना चाहूंगी सर, प्लीज, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। मैं आपसे थैंक यू जरूर, सो मच, और राज थैंक करेक्टर यू सो सर, मच, मैं आपसे भी कनेक्ट करूंगी सर। वी हैव टू वर्क टुगेदर एंड हेल्प पीपल। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू दीपा जी, थैंक यू सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद नमस्कार, दीपिका मैम, नमस्कार। आपने समय निकाला अपना, बहुत महत्वपूर्ण आपने अपने सुझाव और यहाँ पे एडवाइस दी। और जो भी आप लोगों से संपर्क करना चाहते हैं लोग, वो ट्विटर में भी आपको जाकर के फॉलो फॉलो कर सकते हैं, तो आप लोग